नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर। 4th सेमेस्टर में एसएसटी सब्जेक्ट के लिए नया चैप्टर लेके उपस्थित हूँ। एसएसटी में आपका इतिहास का पोर्शन चल रहा है। इसी के तहत आज हम बंग भंग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। बंग भंग आंदोलन क्या था, क्या इसके कारण थे, ये क्यों हुआ। बच्चों, आप जानते हो कि बंग भंग आंदोलन या बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पवन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ था? आर्येंद्र 1905। तो बंगाल का जो विभाजन था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 को हुआ। क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे? उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन भारत में एक नई नीति लागू करना चाहता था कि फूट डालो या राज्य करो, बांटो और राज्य करो। और इसी के तहत उसने क्या किया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल को, समस्त बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो आबादी थी वो अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य आबादी थी और पश्चिम में हिंदू बाहुल्य आबादी थी। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा और बिहार भी सम्मिलित थे। इसके परिणाम ये हुए कि उस समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को विभाजित करने के पश्चात वहां की जो आबादी थी, जैसे पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद भी जो और लोग थे वो हिंदी बोलते थे, वहां अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गए और आपस में बट गए। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य होने के बाद जो मुस्लिम आबादी थी वो अल्पसंख्यक में आ गई। इससे आपस में विकट स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो लॉर्ड कर्जन ने इसका तर्क ये दिया कि बंगाल एक इतना बड़ा प्रांत है कि उस पर प्रशासन करना एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हमने बंगाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दो भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। लेकिन भारतीय जनमानस और भारत के प्रबुद्ध व्यक्ति और भारत के राजनेताओं, खास तौर से कांग्रेस के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। देखा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात तथा अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयास से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था उस समय, जहां से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। उस समय बंगाल प्रांत में, मैंने बताया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों से डरी हुई थी। जो मेन रीजन था वास्तविक रूप से वो ये था कि उस समय बंगाल में सबसे ज्यादा पत्रिकाएं निकलते थे, सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां होती थी, सबसे ज्यादा विद्रोह होते थे। और बंगाल का जो युवा वर्ग था बहुत ही प्रबुद्ध युवा वर्ग था, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, सरकारी नीतियों का लगातार विरोध करता था। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये लगा कि अगर ये एक रूप में, एक मंच पर इकट्ठे रहेंगे या इतने बड़े साम्राज्य पर एक साथ बंगाल में एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ विद्रोह करेंगे, तो प्रशासन चलाना संभव नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी कूटनीति के कारण
कूटनीति के कारण क्या किया, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे कि लोग अल्पसंख्यक में हो जाएंगे, पश्चिम में मुस्लिम अल्पसंख्यक में हो जाएंगे और पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। और ये बांट देंगे इनको हम, तो ये आपस में टकराएंगे और आपस में जब विरोध होगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो सरकार का विरोध करने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। ये लॉर्ड कर्जन की नीति थी। ब्रिटिश सरकार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों से डरी हुई थी, अतः लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? बांटो और राज करो की नीति लागू करने का था। सरकार कोई भला करना नहीं चाहती थी। सरकार ऐसा नहीं था कि प्रांत को 2 भागों में बांट दो तो उसका अलग अलग हम विकास करेंगे तो ज्यादा विकास हो जाएगा। उसका सीधा सा ये था तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण मतलब क्या होता है? एक वर्ग को बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ग को नीचे दिखाओ या नीचे दबा दो या दूसरे वर्ग को पीछे धकेल दो, ये तुष्टीकरण कहलाता है। और यही हुआ। और इसके तहत क्या हुआ? ब्रिटिश शासक ने बंगाल विभाजन की शासकीय आवश्यकता बताया, परंतु विभाजन का कारण शासक ही न होकर राजनीतिक था। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन या शासन का तो एक बहाना था कि भौगोलिक क्षेत्र से बंगाल बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तविक रूप से राजनीतिक कारण था कि इतने बड़े बंगाल में जो जनमानस है, जो युवा है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहां के जो राजनेता है, वो ब्रिटिश सरकार की हकीकत को जानते हैं और सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। बंगाल केवल उस समय तक ब्रिटिश राज की राजधानी ही नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था, न्याय इत्यादि का भी प्रमुख केंद्र था। हम जानते हैं कि बंगाल में राजनीतिक केंद्र न होकर, राजनीतिक केंद्र तो था ही था, बड़े स्तर पर बंगाल में व्यापार वाणिज्य होता था, क्योंकि बंगाल एक कोस्टल एरिया था, समुद्र के आसपास लगा हुआ है, तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बंगाल में पहले से ही विद्यमान है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मैंने बताया पत्र पत्रिकाएं, समाचार बंगाल से ही निकलते थे। इसके अलावा बंगाल में भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थित था, इसलिए कह सकते हैं कि बंगाल न्यायालय का भी एक या न्याय व्यवस्था का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहीं से लॉर्ड कर्जन का यह सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी है जो कार्य था लॉर्ड कर्जन का, ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी कार्य था, क्योंकि भारत का जो जनमानस था इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि हम पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अर्थात बंगाल के लोगों में इस बात का सबसे बड़ा विरोध हुआ और इसके लिए उन्होंने सबसे कह सकते हो प्रखर प्रतिक्रिया दी, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ। इस विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी, जो 2 भागों में बढ़ चुकी थी। अब इस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई, चारों तरफ बंगाल में विरोध होने लगा और आंदोलनकारियों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी, उसी 16 अक्टूबर को बंगाल के लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। उसके पश्चात विभाजन को रद्द कराने के उद्देश्य से स्वदेशी एवं बहिष्कारी आंदोलन की रणनीति अपनाई। एक तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर तिथि निर्धारित हुई, लेकिन बंगाल के लोगों ने इस तिथि को भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया। दूसरा, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने की रणनीति अपनाई। साथ ही साथ इसके बदले में उन्होंने कहा कि तुम विभाजन करोगे, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की रणनीति बनाई। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। सरकारी दमन के विरोध में क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई।
बंगाल विभाजन हो गया। उन्होंने कहा कि तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम इसको विभाजन दिवस मनाओगे, हम इसको शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इसी दिन से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। बंगाल के लोगों ने इसके बदले में विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया और उसकी होली जला दी। होली के रूप में उसको जलाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का कार्य किया। अब स्थिति इतनी विकराल हो गई कि जगह जगह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा, विदेशी कारखानों पर हमले किए जाने लगे। और इस बंगाल विभाजन के बदले में या परिणाम स्वरूप लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। और इस स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने और नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार खिसिया गई या ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी चक्र अपनाया। सरकारी दमन के विरोध में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। जब सरकार ने कठोर दमन अपनाया, लोगों पर लाठियां बरसाई, लोगों को जेल में ठूंस दिया, लोगों को तोपों से उड़वा दिया, लोगों पर गोलियां चलवाई, तो इसका स्वाभाविक सा परिणाम ये हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। क्रांतिकारी अर्थात युवाओं में अपने स्तर से आजादी के लिए क्रांतिकारी कार्य करना शुरू कर दिए। उदारवादी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा तथा पृथ्वीश चंद्र रॉय ने विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। उदारवादी नेताओं में कौन कौन? सुरेंद्रनाथ मिश्रा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वीश चंद्र रॉय, ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका अदा की। लोगों को समझाया, मीटिंगें की, लोगों के साथ पत्राचार व्यवहार किया और बंगाल विभाजन के विरोध में जो भी रणनीति अपनाई जा सकती थी उसको अपनाने का कार्य किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। इस विरोध ने कर्जन की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। अब जब इतने बड़े स्तर पर विरोध हो गया तो कर्जन को ऐसा लग रहा था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को हम आसानी से विभाजित कर देंगे और लोगों के ऊपर शासन करते रहेंगे। लेकिन उसकी जो चाल थी वो उल्टी पड़ी और इसका इतने बड़े स्तर पर विरोध हुआ कि लोगों ने इस तिथि को शोक दिवस के रूप में अपनाया और साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसमें बड़े स्तर पर जनमानस ने भाग लिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब विरोध अपने चरम पर पहुंच गया तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि ये जो हमारी नीति है वो काम नहीं करेगी और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को विभाजन जो था दिसंबर 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में एक नई जन भावना को, राष्ट्रीयता को जन्म दिया, लोगों को एक मंच पर ला दिया और लोगों ने समझा कि स्वदेशी वस्तुएं क्या होती हैं। लोगों ने अपने स्वदेशी कार्यों को अपनाया, स्वदेशी व्यापार को अपनाया। इस प्रकार से बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में हमें जनमानस की भावना को पहली बार बड़े स्तर पर देखने को मिलता है और जनमानस की भावना दिखाई देती है। इसमें प्रमुख नेता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा और पृथ्वीश चंद्र रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार प्रतिक्रियाएं भारत में होती रहीं और इसी के तहत 1909 में मार्ले मिंटे सुधार आया जिसमें भारत सचिव मार्ले थे और गवर्नर जनरल मिंटो था। इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की, उसमें कार्य किया। इसके अतिरिक्त 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को
ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हम आगे वाले वीडियो में अपलोड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बंगाल विभाजन का जो छोटा सा एक टॉपिक था, हमने आप लोगों को समझाया, चर्चा की, और इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।